क्या आपने कभी अंधेरे में किसी अनजान साए को महसूस किया है या किसी सुनसान रास्ते पर बिना वजह ठंडी हवा का झोंका आया हो? अगर हाँ, तो शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो जिसका जवाब इस दुनिया में नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं उदिराज सिंह और आप देख रहे हैं द आवाज रूम। एक ऐसी जगह जहां हर आवाज के पीछे छुपी एक अनसुनी कहानी, एक डर जो आपके होश उड़ा देगा। मेरा पहला एपिसोड है जहां हम जानेंगे कुछ ऐसे राज जो कभी किसी ने पूरी नहीं बताए, कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां जो सिर्फ सुनाई जाती है लेकिन महसूस सिर्फ अंधेरे में होती है। तो ये जो कहानी है ये राहुल नाम के लड़के की है जो कि बिहार में रहता था और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए उड़ीसा गया होता है। तो जिस हॉस्टल में ये रहता था उसमें ये 1 हफ्ते पहले ही चला गया था, तो काफ़ी बच्चे आए नहीं होते उस वक़्त। और जिस फ्लोर पे इसका रूम था तो उसमें भी 1 या 2 ही बच्चे आए हुए होते हैं। और जो उसका रूममेट था वो आया नहीं था अभी तक। तो जब भी कॉलेज पहुँचता है तो ये देखता है कि इसके रूम की चाबी मिसिंग है। ये घर से लाना भूल जाता है, कहीं रह जाती है चाबी इसकी। और रूममेट जो होता है वो आया नहीं होता उस वक़्त। तो वार्डन के पास हो जाता है कि सर कोई एक्स्ट्रा चाबी हो रूम की तो वो प्रोवाइड कर दो। तो उस वक़्त तो चाबी नहीं थी वार्डन के पास, लेकिन वार्डन ने उसको एक दूसरा रूम अलॉट कर दिया था उस रात के लिए सिर्फ। लेकिन जो रूम रहता है वो तकरीबन 1 डेढ़ साल से बंद रहता है। तो राहुल अपनी रूम की चाबी लेके वार्डन से रूम में शिफ्ट करता है। फिर रात को अपना 7-8 बजे तक डिनर वगैरह करके सोने चला जाता है। तो तकरीबन मतलब सोने से पहले जैसे नॉर्मली हम लोग मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो 9-10 बजे तक अपना फ़ोन वोन चला के मतलब 11 बजे के करीब सो जाता है। जब थोड़ी और रात होती है तो रात को 1-1:30 बजे के अराउंड उसको रूम में कुछ सनसनाहट सी आवाज़ आती है, जैसे कि कोई सूटकेस वगैरह खींच रहा हो या जैसे कोई बैग लेके जा रहा हो। तो कुछ उसको ऐसा फील होता है। तो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर देता है, लेकिन आवाज़ को इग्नोर करके अपना चादर लेके सो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जो राहुल का रूम था उस रूम में एक स्टोर रूम भी था जो जिसमें कर्टेन वगैरह लगा हुआ था। तो राहुल जब सो जाता तो उसकी तकरीबन मतलब गहरी नींद में सो जाता तो दोबारा से 3 से 3:30 के बीच में वो फिर से उसको वो आवाज आती है। अब वो क्या देखता है, चद्दर जैसे मुंह पे अपना रख के सो रहा होता है। तो उस आवाज जब उसको आवाज आती है तो चद्दर को थोड़ा सा हटा के वो उसी स्टोर रूम की तरफ देखता है, क्योंकि जो आवाज होती है वो स्टोर रूम से आ रही होती है। पर वो देखता क्या है कि उसी कर्टेन को कोई ऐसे साइड करके कोई उसको झांक के देख रहा होता है राहुल को। लेकिन वो उस चीज को भी देख के वो उसको इग्नोर कर देता है और दोबारा से चादर लेकर सोने की कोशिश करता है। लेकिन उसको ये फील हो जाता है कि रूम में कोई तो है। तो अपना दोबारा से जब बेड लेके सो जाता है तो उस वक्त मतलब 2 से 3 मिनट बाद ही उसको कुछ ऐसा फील होता है कि उसके बेड पे कोई उसके साथ सो रहा है और जो चीज थी उसका ये हाथ जो उसके चद्दर के अंदर से ऐसे आता है। तो वो देख के एकदम घबरा के डर जाता है और वो एकदम चिल्ला के जोर से मतलब अपना गेट वेट खोल के वार्डन की तरफ भाग जाता है। तो वार्डन को बताते वो सारी चीजें कि सर रूम में मेरे कुछ ऐसे ऐसे मुझे फील हुआ है, कोई है रूम में, आप चलो देखो क्या है। तो वार्डन आता है अपना रूम में, फिर वो पूरा चेक वेक करता है, पर वार्डन को कुछ नहीं मिलता। जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा उस वक्त। तो फिर मना कर देता है राहुल के सर मैं इस रूम में और नहीं सो सकता हूँ। तो वार्डन कहता है ठीक है तो आप मेरे रूम में सो जाओ। तो वार्डन जब वो वार्डन के रूम में सोने जाता है तो उसको पूरी रात नींद नहीं आती है। मतलब उसको वही विजुअल सारी होती है कि कोई कर्टेन के पीछे कोई था, वही सोचने लग जाता है कि कौन था, बेड पे कौन था मेरे पास। तो ये सब सोच के थोड़ा घबरा सा जाता है और रात भर नींद नहीं आती उसको। सुबह फिर अपना जैसे तैसे मतलब जैसे तैसे नींद आती तो उठता है 8-9 बजे के अराउंड। तो फिर वो वार्डन को बोलता है कि सर आप एक बार रूम में देख लो सर, क्योंकि मेरे रूममेट भी नहीं आया होता, उसका चाबी भी नहीं होती है। तो और वो वार्डन के पास और कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं होता है। तो उस रूम में वो रहने के लिए तैयार नहीं होता है राहुल। तो वो मीनवाइल क्या होता है अपने घर ही चला जाता है। उसके बाद वो अपना घर वापस चला जाता है और घर जाने के बाद अपने मतलब मम्मी पापा से डिस्कस करता है कि मेरे साथ रूम में ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके मम्मी पापा ने भी इतना ध्यान नहीं दिया उस पर, उन्हें लगा कि शायद वहम हुआ होगा किसी चीज़ को लेके। तो मतलब 3-4 दिन बीत जाते हैं राहुल को घर पे। तो धीरे धीरे उसकी ना थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है उस दौरान। तो उसके बाद हफ्ता भर बीत जाता है राहुल को, मतलब खाना पीना उसने काफ़ी कम कर देता है। उसको वही विजुअल्स आती है जब रात को सोने लगता है कि कर्टेन के पीछे कौन था। उसके मन में एक बैठ जाता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ क्या थी, कौन था। उस चीज़ को अपने जहन से निकाल नहीं पाता है राहुल। तो एक रात को क्या होता है, राहुल सो रहा होता है और वही रात के 2-3 बज रहे होते हैं। तो उसकी हल्की सी नींद टूटती है। तो उसको फिर से कुछ प्रेजेंस फील होती है उस रूम में, कुछ आवाज़ें आने लगती है और रूम में हल्की सी रोशनी रहती है। तो राहुल की आंख खुलती है तो राहुल बैठता है अपने बेड पे। तो देखता है कि कोने में कोई बैठा है, कोई एंटिटी है ऐसे हेड डाउन करके बैठी हुई है।
तो राहुल देख के वो घबरा जाता है, फिर से बहुत जोर से चीखते चिल्लाते हुए रूम से बाहर जाता है। बगल में ही मतलब उसकी मदर का रूम था, तो उसकी मम्मी आती है, पूछती क्या हुआ, तो बताता है कि मम्मी फिर से मुझे वो चीज़ दिखी है, उस बार रूम में भी है वो मेरे। मम्मी आती है रूम में, फिर चेक करती है, उसके फादर भी आ जाते हैं, बट कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे पहले अभी वार्डन आया तो वार्डन को भी कुछ नहीं दिखा था वहाँ पे। तो मम्मी कहती है शायद बेटा तेरा वहम ही होगा या कुछ होगा, लेकिन राहुल का उस वक्त बदन तपरा होता है बहुत भयंकर तरीके से। तो फिर जैसे तैसे उसकी मम्मी अपने पास ही सुला लेती है राहुल को, लेकिन राहुल का पूरा बदन तपरा होता है बहुत बुरी तरह। तो रात को दवाई वगैरह देते हैं उसको, फिर थोड़ा सा फीवर उतरता है सुबह। उसके बाद उसके जो मतलब रिलेटिव में ही उसकी मम्मी बताती है कि राहुल के साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो रिलेटिव उनको बताते हैं कि आप एक बारी दिखवा लो, पास के मंदिर में एक बाबा जी बैठते हैं, उनसे एक बारी दिखवा लो, थोड़ा शायद कुछ झाड़ फूक कर दे तो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तो अगले दिन फिर उसकी मम्मी उन्हीं पंडित जी के पास जाती है, वो सारी चीज़ें बताती है। तो राहुल को ले जाती है, तो नॉर्मल तरीके से जो रिचुअल्स होते हैं अपना झाड़ फूक करके वो पंडित जी उसको फ्री कर देते हैं। फिर राहुल आ जाता है, तो राहुल के मन में तसल्ली तो हो जाती है कि हाँ शायद अब मेरे को कुछ नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसको जो उसकी तबीयत रहती है वो अभी भी डाउन ही रहती है, मतलब उसको उतना बेनिफिट नहीं होता है उस चीज़ से। तो 2-3 दिन और बीतते हैं, राहुल अभी भी कॉलेज वॉलेज जाने का कुछ नहीं सोच रहा होता है, क्योंकि तबीयत अभी भी मतलब उतनी डाउन ही थी उसकी। तो अब क्या होता है कि अब फिर से एक रात होती है, उसी रात के मतलब वही 2-3 बज रहे होते हैं, उसको फिर से अकेला ही रूम में सो रहा होता है राहुल। तो उसको फिर से वो चीज़ फील होती है कि रूम में मेरे कोई है, और इस बार उसकी आँख खुलती है तो फिर से एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे वो एंटिटी बैठी हुई थी। राहुल फिर जोर से चीखे मारते चिल्लाता है बहुत बुरी तरह। तो उसकी मम्मी आ जाती है फिर से, तो मम्मी कहती है बेटा क्या हुआ, बताते मम्मी वो वहाँ बैठी है। तो मम्मी देखते उसको नहीं दिख रहा होता है, लेकिन मम्मी उसकी लाइट वगैरह ऑन कर लेती है अपना। तो फिर जैसे तैसे करके उसको बोलती है नहीं राहुल तेरा वहम है, ये है वो है करके सुला देती है उसको। जैसे सुला उला के मतलब आधे घंटे उस रूम में उसकी मदर रहती है, उसको सुलाने के बाद रूम से बस जा ही रही होती है, लाइट ऑफ करती है, और जैसे ही लाइट ऑफ करती है उसी जगह पे उसकी मम्मी को भी वो एंटिटी दिखाई देती है। तो उसकी मम्मी मतलब देख के शॉक हो जाती है। अब मतलब होता है ना उस एंटिटी का जो आई कांटेक्ट होता है उसकी मदर के साथ पूरा हो जाता है। उसकी मदर ने क्लियरली उसकी आंखों में डाल के देखा एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है, नहीं है, वो शॉक में चली गई थी उसको देखते ही। उसकी मम्मी जो होती है वो एकदम शॉक में आ जाती है। तो उसके फादर भी रूम में आ जाते हैं, फिर पूछते क्या हुआ। उसकी मम्मी बता नहीं पाती है कि एग्जैक्टली क्या देखा नहीं देखा, मतलब वो 1-1.5 घंटे तक कुछ बोल ही नहीं पाती है, उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है, वो एकदम शॉक में चली जाती है। और उसके फादर पूछते राहुल से कि क्या हुआ, राहुल बताता है पापा को भी कि ऐसे ऐसे वो फिर से मुझे दिखी है। तो पूरी रात क्या होता है, पूरी फैमिली सो ही नहीं पाती है, मतलब उनको बहुत डर लग रहा होता है। राहुल का एक बड़ा भाई भी होता है तो वो भी आ जाता है, बट उसको इन सब चीज़ों पे इतना यकीन नहीं रहता है। फिर अगली सुबह अपना फिर से वही रिलेटिव वगैरह को बुलाते हैं, पूछते हैं, बताते हैं मतलब उसको कि फिर से हमें भी कुछ दिखाई दिया है रात को। तो उसके रिलेटिव बोलती है कि शायद कुछ ऊपरी हवा वगैरह कुछ हो सकता है, रूम आई हो या कुछ होगा ऐसा। तो उसके रिलेटिव कुछ बताते हैं, मतलब किसी बाबा के बारे में बताते हैं जो पीर बाबा टाइप होते हैं, कुछ उनके पास में होते हैं, मौलवी साहब होते हैं वो, तो उनको बताते हैं ये चीज़। वो फिर जैसे तैसे वो रात मतलब निकालते हैं किसी तरह। फिर अगली सुबह फिर से मतलब जो उनके रिलेटिव होते हैं, जो उन्होंने पहले एक पंडित जी पे भेजा होता है, तो उन्हीं को फ़ोन करते हैं, तो बताते हैं कि इस बार घर में हमें भी कुछ दिखा है। तो रिलेटिव समझ जाता है कि शायद कुछ थोड़ा सीरियस मैटर हो सकता है ये। तो उनकी नॉलेज में एक मौलवी साहब और थे जो पीर बाबा वगैरह होते हैं ना, तो वैसे ही कोई मौलवी साहब थे, तो वो बताते हैं कि भाई वहाँ पे आप दिखाओ राहुल को। तो उसके बाद नंबर वगैरह लेते हैं वो मौलवी साहब का, तो बुलाते हैं मौलवी साहब को घर पे कि घर पे आप एक बार आके देख लीजिए, हमारे घर में कुछ ऐसे ऐसे इशू हो रहा है। तो मौलवी साहब आते हैं उस दिन, मतलब शाम को आते हैं वो, तकरीबन 3-4 बजे के अराउंड। तो जब वो रूम में एंटर हो रहे होते हैं तो मतलब वो एंट्री कर नहीं पा रहे होते हैं रूम में, उनको ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी है, उनको फील हो जाती है कोई उनको रोक रहा है रूम ये, मतलब जो मेन गेट होता है उनको एंटर कर रहे होते हैं, तो वो मतलब उस चीज़ को फील कर लेते हैं कि शायद इस रूम में कुछ तो, या घर में कुछ तो नेगेटिव है इनके। तो अपना मन में कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के वो अपना रूम में तो एंटर हो जाते हैं।
उसके बाद जो मौलवी साहब होते हैं वो राहुल के रूम में जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं, राहुल जो होता है वो बेड पे बैठा होता है और वो उसी पोजीशन में बैठा होता है जैसे कि जो एंटिटी थी, जिस पोजीशन में उसकी मदर ने देखा था, जो एंटिटी ऐसे हेड डाउन करके बैठी होती है, तो उसी पोजीशन में राहुल बैठा होता है। तो फिर मौलवी साहब उसको पूछते हैं, तो उस चीज़ का वो किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देता है। तो राहुल का जो भाई होता है वो आता है, उसको थोड़ा सा जैसे हेड डाउन करके रहता है, कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है, तो जैसे तैसे करके उसको ऊपर की तरफ करता है ताकि उनके साथ वो आई कांटेक्ट बना सके, मौलवी साहब के साथ। तो फिर मौलवी साहब पूछने की कोशिश करते हैं उससे, बट वो कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो उसके बाद मौलवी साहब समझ जाते हैं कि कुछ तो मतलब गड़बड़ है राहुल में, और इस घर में उनको पहले ही फील हो जाता है जब एंट्री कर रहे होते हैं। तो उसके फादर को बोलते हैं कि मतलब मैं यहाँ नहीं देख सकता है इसको, यहाँ पे मतलब जो उनकी शायद पॉजिटिव एनर्जी थी वो वहाँ काम नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने बोला आप इनको मेरे दरबार में लेकर आओ, मैं दरबार में देखता हूँ। तो उन्होंने कल सुबह 10 बजे का टाइम देते हैं कि अब कल सुबह 10 बजे तक ले आओ उनको। अगली सुबह फिर राहुल को लेके जाते हैं उसके घर वाले, तो राहुल की मम्मी, उसके पापा और भाई और एक रिलेटिव जो बताता है उनके बारे में, वो भी साथ में जाता है। तो वो लोग गाड़ी में बैठते हैं अपना, तो गाड़ी मतलब बीच रास्ते में उनको ऐसा कुछ फील होता है कि गाड़ी बहुत हैवी चल रही है उनकी, जैसे कि कोई टायर पंक्चर हो गया हो, कुछ हो, मतलब बहुत हैवी तरीके से चल रही है। तो उनको कुछ फील हो जाता है। तो मतलब मौलवी साहब उनको पहले बता देते हैं कि अगर जब आप आएंगे तो रास्ते में हो सकता है कुछ भी आपके साथ हो सकता है, तो अपना आप जो भी आप जिन भी भगवान में यकीन करते हैं या रखते हैं, आप वो उनका नाम लेते हुए सीधा आइएगा। उसके बाद जैसे तैसे करके, हैवीनेस तो रहती है गाड़ी में खैर, लेकिन जैसे तैसे करके वो मौलवी साहब के यहाँ पहुँच तो जाते हैं। तो अब जब राहुल जब गाड़ी से उतर के मतलब एंटर कर रहा होता है रूम में उनके मौलवी साहब के दरबार में, तो वो नहीं मना कर देता कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो फिर जो दरबार में काम कर रहे होते हैं मौलवी साहब के साथ, वो राहुल को मतलब जैसे तैसे अंदर लेकर आते हैं, कुछ पानी का छिड़काव वगैरह करके। उसके बाद राहुल दरबार में बैठता है मौलवी साहब के सामने, और उसके पीछे उसके मम्मी पापा और भाई बैठे रहते हैं। उसके बाद मौलवी साहब पूछते हैं उससे, राहुल से, कि भाई कौन है तू, कहाँ से आया, क्यों परेशान कर रहा है इनको, मतलब। लेकिन राहुल कुछ उस चीज़ का जवाब नहीं देता, वो मतलब उसी पोजीशन में बैठ जाता है जैसे उसको एंटिटी दिखाई देती है। तो मौलवी साहब फिर से कुछ पानी का छिड़काव करते हैं उसके ऊपर, तो वो एकदम खामोश हो जाता है बहुत, फिर एकदम से बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझे, जाने दो जाने दो। फिर एकदम से दोबारा से वो हेड डाउन कर लेता है ऐसे। हेड डाउन करने के बाद क्या होता है, वो एकदम से मुंडी उठाता है, तो ठीक कर लेगा मुझे। तो ये चीज़ देख के मौलवी साहब तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं वो भी। उसके बाद फिर से वो पानी का कुछ वो छिड़काव करते हैं और कुछ अगरबत्ती वगैरह दिखाते हैं मतलब उसके ऊपर। तो कुछ मन में मंत्र अपने रिचुअल्स वगैरह करते हैं, तो जैसे तैसे राहुल थोड़ा कंट्रोल में आता है। फिर अपनी जो भी चीज़ें होती है फिर राहुल से पूछी जाती है उसके बाद जो एंटिटी होती है राहुल के अंदर जो होती है वो बताती है कि उसने फांसी एग्जैक्टली क्यों लगाई थी। तो उस लड़की का एक मतलब बॉयफ्रेंड होता है जो उस पर चीट कर रहा होता है, और वो लड़की ज़्यादा एज की भी नहीं होती, 20-21 साल की होती है उस वक्त, और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुझे मेरे से शादी वादी करनी होगी, ये वो टाइप का। फिर वो फांसी लगा लेती है इसी चक्कर में। तो फिर मौलवी साहब पूछते हैं उस एंटिटी से कि भाई राहुल ने तेरा क्या बिगाड़ा, इस लड़के पे क्यों परेशान कर रही है। तो वो एंटिटी बोलती है नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं इसको साथ लेके जाऊँगी, ये मुझे भाग गया है। तो फिर मौलवी साहब बोलते हैं कि नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा तुझे, अगर तू नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे बांध लूँगा। तो मौलवी साहब बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुझे मुक्ति दिला देता हूँ, पर तू इस लड़के को तू छोड़ दे। तो फिर वो अपना कुछ रिचुअल वगैरह करते हैं मौलवी साहब। उसके बाद वो एंटिटी उस वक्त के लिए शांत हो जाती है और चली जाती है राहुल के ऊपर से। फिर तो मौलवी जो होते हैं वो राहुल की मम्मी को और राहुल को दोनों को एक ताबीज़ बना के देते हैं कि आप ये कम से कम 41 दिन तक पहनना, इसको गलती से भी मत उतारना। फिलहाल उन्होंने उस चीज़ को बांध दिया है या कंट्रोल कर लिया अपने पास, लेकिन ये ताबीज़ अगर उतर जाएगा तो फिर से वो दिक्कत हो जाएगी कुछ। बाद राहुल की फैमिली वापस घर आ जाती है और ताबीज़ पहन लेते हैं उसकी मम्मी और राहुल। लेकिन मतलब लाइफ तो उनकी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन राहुल उस सदमे से शायद निकल नहीं पाता है, वो थोड़ा सा वीक ही रहता है, उसको काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को भरने में। और बॉडी मतलब जब कोई भी एंटिटी या कोई आत्मा आपकी बॉडी में जब आ जाती है तो बॉडी बहुत अंदर से वीक हो जाती है, तो उससे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो राहुल दोबारा से नॉर्मल होता है, फिर वापस अपना हॉस्टल वगैरह ज्वाइन करता है। उसके बाद वहाँ पे वार्डन से भी बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे सीन हुआ था। तो फाइनली वार्डन ने उस रूम को सील ही करवा दिया था ताकि आगे किसी और बच्चे के साथ ये चीज़ ना हो।
सो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। जल्दी मैं अगली कहानी के साथ आऊँगा, और आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी या कोई किस्सा है तो आप मुझे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। नीचे मेरी इंस्टा आईडी आ रही होगी। और देखते रहिए द आवाज़ रूम।